सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। विकास का संदेश लेकर केंद्रीय मंत्रियों का आज से जम्मू कश्मीर दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहरों के साथ ग्रामीण इलाकों में भी केंद्रीय योजनाओं की जानकारी पहुंचाने की अपील। जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में देश भर में रैलियों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कर्नाटक की हुबली में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत सीएए को लेकर भ्रम और मिथकों को दूर करना मकसद। चीन में जानलेवा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के बाद दुनिया के देशों में अलर्ट। भारत ने चीन का दौरा कर रहे अपने नागरिकों के लिए जारी की ट्रैवल एडवाइजरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियातन चीन से आने वाले यात्रियों के हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से जांच के दिए निर्देश। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का वीर सावरकर समेत स्वतंत्रता संग्राम के नायकों की जीवनी को स्कूलों के पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का सुझाव। पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका के कार्यक्रम को किया संबोधित। देश भर के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से सेलुलर जेल का दौरा करने की अपील। और राजकोट में दूसरे वनडे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से दी मात। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। बेंगलुरु में 19 जनवरी को खेला जाएगा सीरीज का तीसरा और निर्णायक वनडे। केंद्र सरकार के 38 मंत्री आज से जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे। ये मंत्री सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। केंद्रीय मंत्री घाटी की स्थिति का भी जायजा लेंगे। केंद्र सरकार के मंत्री जम्मू कश्मीर में लोगों को उन कार्यक्रमों की जानकारी देंगे जिन्हें सरकार ने 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद शुरू किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने जम्मू में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि लोगों तक पहुंचने के लिए बड़े अभियान के तहत 38 केंद्रीय मंत्री जम्मू कश्मीर के 60 स्थानों का दौरा करेंगे। केंद्रीय मंत्रियों के 51 दौरे जम्मू डिवीजन और 8 दौरे कश्मीर में होंगे। ये यात्रा गृह मंत्री अमित शाह की एक पहल है और इसमें मंत्रालय समन्वय कर रहा है। केंद्रीय मंत्री राज्य में 2 दिन, 3 दिन कुछ मंत्री और 3 से ज्यादा दिन तक रहकर राज्य के लोगों, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेंगे। राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाएंगे। जो सरकारी विभागों से पिछले 6 महीने में विकास हुआ है, उसी के कार्यक्रम के लिए जा रहे मंत्री जी। अभी तक बर्फ था बहुत ज्यादा, इसलिए अभी तक 2 महीने में नहीं गए थे। जैसे मेरे विभाग में कारगिल और लद्दाख का रेडियो का केंद्र तैयार है, मैं जाऊंगा तो उसका उद्घाटन करूंगा। तो इस तरह से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले मंत्रियों से कहा है कि मंत्रियों को सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाकर लोगों को जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में बताना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वो स्थानीय लोगों के साथ बातचीत में विकास का संदेश फैलाएं। लोगों को बुनियादी स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए भी कहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबी जेड मोड सुरंग को पूरा करने के लिए कल दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। समझौते के तहत 2 लेन वाली सुरंग के साथ साथ समानांतर बचाव सुरंग को 2379 करोड़ रुपए की लागत से 3.5 साल में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना में सुरंग के निर्माण, यातायात की व्यवस्था और उसका रखरखाव शामिल है। इस सुरंग को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 श्रीनगर सोनमर्ग गुमड़ी रोड से जोड़ना है। जेड मोड सुरंग से सोनमर्ग के पर्यटक स्थलों तक हर मौसम में आवाजाही संभव होगी। NHIDCL और APCO अमरनाथ जी टनल वे के बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ स्वाभाविक साझेदार हैं और वो मार्च 2020 में भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि उन्होंने यूरोपीय संघ के साथ भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। खासतौर से जलवायु परिवर्तन, व्यापार और आर्थिक संबंधों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह संशोधित नागरिकता अधिनियम पर पार्टी के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत आज कर्नाटक की हुबली में एक रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राज्य महासचिव के मुताबिक हुबली में अमित शाह की रैली में 1 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इससे पहले अमित शाह ने बिहार के वैशाली में गुरुवार को नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली को संबोधित किया था। अमित शाह ने कहा था कि सीएए का विरोध करने वाली पार्टियां लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि सीएए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन के समापन के बाद कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सम्मेलन में बजट प्रस्ताव की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा विधायी कार्य में विधायकों की भूमिका पर भी चर्चा हुई। इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि किस तरह से लोकतंत्र को और मजबूत बनाया जाए। इसके अलावा राज्य विधानमंडल और संसद की संसदीय परंपराएं और नियम प्रक्रियाओं को कैसे मजबूत किया जाए ताकि सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चल सके। लखनऊ में 2 विषय पर विशेष रूप से चर्चा हुई कि बजट प्रस्तावों की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों की क्षमता बढ़ाने पर। दूसरा विषय विधायी कार्य में विधायक की भूमिका। इन सम्मेलनों का उद्देश्य किस तरीके से हम लोकतंत्र को मजबूत कर सकें, हमारे राज्य विधान मंडल की और संसद की अच्छी संसदीय परंपराएं, प्रॉपर्टी, नियम प्रक्रियाओं को किस तरीके से और मजबूत की जाए ताकि सदन की कार्रवाई निर्बाध रूप से भी चल सके, विधायी कार्य भी और बजट जैसे विषय पर भी सारगर्भित तरीके से चर्चा हो सके। इससे पहले लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का कल समापन हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि बजट प्रस्ताव पर चर्चा के स्तर को उठाने के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना होगा। ओम बिरला ने कहा कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक जनता ने चुने प्रतिनिधियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं। इन सदस्यों की भूमिका को बढ़ाना होगा, साथ ही इनकी क्षमता निर्माण के लिए इस तरह के सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। बजट प्रस्तावों पर समीक्षा के साथ जनप्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना, क्योंकि आज जब बजट पर चर्चा होती है, चाहे वो विधान मंडल में हो, चाहे संसद के सदनों में हो, हमें उन चर्चा के स्तर को उठाने की आवश्यकता है। बजट संसदीय प्रक्रियाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। बजट विधानमंडल में उस राज्य के नियति दिशा दशा को तय करता है, संसद के अंदर देश की दिशा को तय करता है। इसलिए बजट प्रस्तावों पर चर्चा करते समय हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। बजट पर जितना गंभीर अध्ययन होगा, उतनी ही सदनों के अंदर सार्थक चर्चा होगी
और सार्थक चर्चा का परिणाम ये होगा कि हम जनता को जो डिलीवरी देना चाहते हैं वो ठीक से कर पाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि आज जनप्रतिनिधियों की भूमिका में बदलाव आया है, उनसे अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को जनता की समस्याओं को प्राथमिकता देनी चाहिए। जनप्रतिनिधियों की भूमिका में बदलाव स्वाभाविक रूप से आया है। सदन में तथा सदन के बाहर उनके कार्यों के आधार पर उनकी परख होती है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे सामाजिक समस्याओं को समझें और विधानमंडलों एवं संसद के माध्यम से उनके निवारण में अग्रणी भूमिका निभाएं। विधायी संस्थाओं के जनप्रतिनिधि के रूप में यह आवश्यक है कि वे संसदीय परंपराओं, नियमों तथा प्रक्रियाओं का इस तरह से संसदीय जीवन में प्रयोग करें जिससे विकास कार्य तथा जनता का कल्याण हो सके। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इस सूची में ज्यादातर पुराने चेहरों पर दांव खेला गया है। प्रमुख तौर पर जिन उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उनमें रोहनी से विजेंद्र गुप्ता, शकरपुर से एससी वत्स, वजीरपुर से महेंद्र नागपाल, करोल बाग से योगेंद्र चंदोलिया, जनकपुरी से आशीष सूद, चांदनी चौक से सुमन गुप्ता शामिल हैं। मनोज तिवारी ने कहा कि बाकी उम्मीदवारों का भी ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूर्ण विश्वास के साथ ये विजेताओं की टीम है और हम पूर्ण बहुमत से ये 2020 का विधानसभा जीतने की तरफ अग्रसर हैं। हम बहुत पॉजिटिव एजेंडा पे आगे बढ़ रहे हैं और केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को दिल्ली के हर घर तक पहुंचाकर हम अपना परिचय देंगे और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस बीच दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल नामांकन के चौथे दिन 48 पर्चे दाखिल किए गए। इनमें आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार आतिशी और कैलाश गहलोत समेत कई उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कराया। 17 जनवरी को आम आदमी पार्टी के 13 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जनवरी है, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी राधा मोहन सिंह के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 20 जनवरी को होगी और जरूरत पड़ने पर 21 जनवरी को चुनाव होगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा का पार्टी अध्यक्ष बनना तय माना जा रहा है। अभी गृह मंत्री अमित शाह के पास पार्टी अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और अमित शाह के केंद्र में मंत्री बनने के बाद पार्टी की गतिविधियों को संभालने के लिए जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। निर्भया केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट के अनुसार चारों दोषियों को 1 फरवरी सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस में चारों दोषियों के लिए 22 जनवरी का डेथ वारंट जारी किया गया था। चारों दोषियों में से एक मुकेश कुमार ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की थी, जो शुक्रवार को खारिज हो गई। दया याचिका खारिज होने के बाद भी फांसी देने के लिए 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। ऐसे में मुकेश सिंह के पास फांसी से बचने का अंतिम रास्ता भी बंद हो गया और मुकेश को फांसी लगना तय है। वहीं गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका खारिज होने के बाद अब फाइल दिल्ली सरकार के पास भेज दी है। मुकेश की दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने के साथ उसे खारिज करने की भी सिफारिश गृह मंत्रालय की ओर से की गई थी। इस पर अमल करते हुए राष्ट्रपति की ओर से ये याचिका खारिज की गई। केंद्र सरकार ने यूनिटेक के 30,000 घर खरीदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आर्थिक तंगी झेल रही रियल एस्टेट कंपनी को अधिग्रहण करने का फैसला किया है। यूनिटेक के प्रबंधन पर तथाकथित रूप से खरीदारों की करीब आधी राशि का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का आरोप है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों की जीवन गाथाओं को स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में शामिल करने का सुझाव दिया है। पोर्ट ब्लेयर में नगर पालिका द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में अंडमान के सेलुलर जेल की ऐतिहासिक भूमिका भी इतिहास की पाठ्यपुस्तकों का हिस्सा होना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने सेलुलर जेल की अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि हमने बहुत मुश्किल से स्वतंत्रता हासिल की थी। ऐसे में सभी नागरिकों को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों और स्वतंत्रता सेनानियों के अनगिनत बलिदानों से प्रेरणा लेनी चाहिए और भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहिए। The life and stories of not only Veer Savarkar ji and other heroes of freedom struggle from different parts of the country should be included in school textbooks, so that the younger generation, they get the needed inspiration. They know the stories of horror, the sacrifice made by our leaders for the sake of the country. Around 690 prisoners from Bengal, from Punjab, from Maharashtra, from southern states of Tamil Nadu and Kerala, and also Karnataka and Andhra Pradesh, and also from various parts of the country. They were all brought here, hundreds of miles away, where there is no scope to escape, no hope, no ray of hope even to escape. The historical stories and also the role of the cellular jail in Andaman in the freedom movement should also form a part of history book textbooks. And I feel that all the youngsters of the country, particularly the children, once in their lifetime must visit Andaman Nicobar and see this cellular jail. इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने स्वच्छ भारत अभियान को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अंडमान प्रशासन की प्रशंसा की और द्वीप के सतत विकास की बात कही। उपराष्ट्रपति ने देश भर के सभी संसद सदस्यों, विधायकों और एमएलसी से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के साथ सेलुलर जेल का दौरा करने का आग्रह किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल पोर्ट ब्लेयर में नेचर पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने यहाँ तितली कंजर्वेटरी का भी निरीक्षण किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का प्रकृति प्रेम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर दिखा। उपराष्ट्रपति ने यहां नेचर पार्क तथा इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने तितलियों को मुक्त किया। इस पार्क में तितलियों की करीब 300 प्रजातियां हैं, जिसमें से 207 स्थानिक हैं। यहाँ तितलियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इसे इंटरकनेक्टिंग चैनलों के साथ जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि बटरफ्लाई कंजर्वेटरी से जैविक और अजैविक क्रियाओं के साथ तितली के जीवन चक्र को समझने में आसानी होगी। उपराष्ट्रपति ने नेचर पार्क में ऑर्किड और फर्न हाउस का भी निरीक्षण किया। ऑर्किड और फर्न हाउस में ऑर्किड की करीब 140 प्रजातियां और करीब इतनी ही संख्या में फर्न मौजूद हैं। इसमें कई ऐसे फर्न भी हैं जो जुरासिक युग के हैं। उपराष्ट्रपति ने पार्क में मौजूद मां और बच्चे की लकड़ी की मूर्ति की काफी सराहना की। इसमें एक आदिवासी महिला को मां के रूप में दर्शाया गया है। ये मूर्ति अंडमान के आदिवासी लोगों के सम्मान के रूप में यहाँ प्रतिष्ठित है। निकोबार द्वीप समूह जैव विविधता की वजह से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इन द्वीपों को 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यहाँ मैंग्रोव, समुद्री घास के बेड और कोरल रीफ मौजूद हैं। ये द्वीप समूह ब्लू सी से घिरा हुआ है और समृद्ध उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों और जीवों का घर है। इसकी सुंदरता इसे बेहद लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती है। राजकमल राव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रूस ने जम्मू कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की चीन की कोशिश को गलत बताया है। रूस ने कहा कि भारत का अंदरूनी मामला है, इसलिए रूस के प्रतिनिधि को वहां जाकर हालात देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने कश्मीर को लेकर चीन द्वारा सुरक्षा परिषद में बुलाई गई बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक को लेकर रूस के रुख के बारे में कहा कि ये पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है, जिस पर शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के तहत चर्चा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अगर कश्मीर जाएंगे तो मित्र के तौर पर जाएंगे, न कि ऑब्जर्वर के रूप में। Discussions within the United Nations Security Council are concerned. I haven't
yet read much, but we've never been in favor of bringing this issue into the United Nations agenda, because in our take this is strictly bilateral matter for India and Pakistan to discuss on the basis of Shimla and Lahore. And thus, in our take, it is not that much to discuss under the aegis of the. उधर रूस के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रोमन बबुश्किन ने कहा है कि भारत को सभी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति 2025 तक कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस भारत चीन त्रिपक्षीय बैठक में भाग लेने के लिए 22 और 23 मार्च को रूस जाएंगे। S-300 का उन्नत संस्करण S-400 पहले रूस के रक्षा बलों को ही उपलब्ध था। इसका निर्माण अल्माज एंते करता है और ये 2007 से रूस के बेड़े में शामिल है। We are speaking about, according to the agreement and contracts, we are speaking about 5 units. The production has already started, so both sides are committed to implement that in a timely manner. And according to the schedule, we are expecting the delivery completed by the year 2025. रूस के राजदूत ने यह भी बताया कि ये साल दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर अमल का साल है। इस साल 5000 कलाशनिकोव राइफल्स की भी भारत को आपूर्ति होगी। कोलकाता बुक फेयर का भी थीम रूस ही है। इसके तहत जिसमें 1000 से ज्यादा रूसी किताबें हिंदी सहित अन्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होंगी। रूस ने भारत के साथ जो भी वादे किए हैं उन्हें वो पूरा कर रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के हों या सुरक्षा क्षेत्र के या रक्षा क्षेत्र से संबंधित। और सबसे खास बात यह है कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में कभी भी नहीं झांकता और यह कहता है कि किसी को भी उसमें नहीं झांकना चाहिए। इसीलिए भारत और रूस के संबंध काफ़ी उन्नत हैं, रणनीतिक हैं और बहुत ही विशेष हैं। राज्यसभा टेलीविज़न के लिए कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। चीन में एक अज्ञात जानलेवा वायरस ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसे देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि अगर वो चीन का दौरा कर रहे हैं तो एहतियात बरतें। सरकार की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि संक्रमण को देखते हुए चीन का दौरा करते वक्त एहतियात बरतें। चीन में नोवेल कोरोना वायरस से होने वाले संक्रमण के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एहतियातन उपाय के तौर पर पड़ोसी देश से आने वाले यात्रियों की दिल्ली, मुंबई और कोलकाता हवाई अड्डों पर थर्मल स्कैनर से जांच करने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव ने कहा कि WHO के साथ विचार विमर्श करके स्थिति की निगरानी की जा रही है। इस वायरस के प्रभाव से सांस संबंधी समस्या हो रही है। वायरस की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और अब बात करेंगे जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर की। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सामने 5 सबसे बड़े दीर्घकालिक संकट पर्यावरण से जुड़े हैं। इन जोखिमों में अति कठोर मौसम की आपदा, मानव निर्मित पर्यावरणीय संकट, जैव विविधता की व्यापक क्षति, प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन कम करने और उसके अनुकूल ढलने के काम में विफलता को रखा गया है। रिपोर्ट में लू का प्रकोप, प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी के विनाश को भी प्रमुखता दी गई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE मेंस के नतीजे शुक्रवार रात को जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक 9 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक जनवरी में हुई परीक्षा में जिन 9 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है उनमें दिल्ली के निशांत अग्रवाल भी शामिल हैं। अन्य छात्रों में एक गुजरात और हरियाणा के हैं, जबकि 2 छात्र आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना से हैं। बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है। उधर भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। उन्होंने इस दौरान वनडे में अपने 100 विकेट पूरे किए।
कुलदीप सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर बन गए हैं। वहीं बल्लेबाजी में शिखर धवन, विराट कोहली और केएल राहुल ने शानदार बल्लेबाजी की। 80 रन बनाने वाले केएल राहुल मैन ऑफ द मैच रहे। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में लगातार 21 ओवर मेडन करने का रिकॉर्ड बनाने वाले पूर्व भारतीय ऑलराउंडर बाबू नाडकर्णी का शुक्रवार को मुंबई में निधन हो गया। वो 86 साल के थे। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। उनके निधन पर क्रिकेटर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर सहित विभिन्न क्षेत्र के हस्तियों ने शोक जताया है। नाडकर्णी बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के स्पिनर थे। उन्होंने भारत की तरफ से 41 टेस्ट मैचों में 1414 रन बनाए और 88 विकेट लिए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जाने माने क्रिकेटर और ऑलराउंडर बाबू नाडकर्णी के निधन पर गहरा दुख जताया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट किया कि चेन्नई में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 21 ओवरों में गेंदबाजी करने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश भर में मौसम के हाल पर और ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।